हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। चलिए आज करते हैं डिफरेंस बिटवीन गैट एंड डब्ल्यूटीओ। इसके पहले भी एक वीडियो डब्ल्यूटीओ पर मैंने बनाई है, उसमें डब्ल्यूटीओ और इसकी हिस्ट्री यानी गैट और इसके फंक्शंस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वो भी वीडियो देख सकते हैं और उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद इस वीडियो में हम इसका डिफरेंस और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं इसके डिफरेंस गैट और डब्ल्यूटीओ के बीच में क्या डिफरेंस है। इससे हमें इजीली इस कंसेप्ट को समझने में जो है इजीली हम समझ सकते हैं इस कंसेप्ट को। चलिए, द फुल फॉर्म ऑफ गैट इज अ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये एक जनरल एग्रीमेंट था जो टैरिफ और ट्रेड पर बनाया गया था। द फुल फॉर्म ऑफ WTO इज अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक ऐसी वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी जो ट्रेड को हर तरफ से देखती थी, चेक करती, सुपरवाइज, मॉनिटर, रिव्यू, हर तरह के काम इसने करने हैं। जो गैट एस्टेब्लिश हुआ था वो 1 जनवरी 1948 को हुआ था, और WTO एस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 को। और गैट कब हुआ था, साइन कब हुआ था, ये तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट है ना, यानी कि ऑफिशियली ये अप्लाइड हो गया था 1 जनवरी 1948 में, और ये भी ऑफिशियली एस्टेब्लिश हो गया था 1 जनवरी 1995 में। बट इसके पहले ये साइन भी होता है, और ये साइन हुआ था 30 अक्टूबर 1947, और ये साइन हुआ था, WTO वाज साइन ऑन 15 अप्रैल 1994। और ये लास्ट स्लाइड में अच्छे से बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। ये तो जस्ट एक डिफरेंस जो है, एक तरह से हमारी रिवीजन ही है। इट वाज एन मल्टीलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट के रूप में था, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज का मिलकर एक एग्रीमेंट पे एक एग्रीमेंट बनाना। और ये क्या था, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थी। ये कोई एग्रीमेंट नहीं था, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थी विच मोनिटर इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को मोनिटर करती थी। गैट वाज एन एग्रीमेंट नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन विद लेस फॉर्मल स्ट्रक्चर। इसका कोई स्ट्रक्चर फॉर्मल या प्रोफेशनल ही नहीं था, लेकिन WTO का जो फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी परमानेंट जो है सेक्रेटेरिएट है, मतलब परमानेंट ऑफिस है इसका। It primarily focused on trade in goods and reducing tariff and trade barriers. मैंने पहले भी बताया था कि इसका जो मेन फोकस है ना, सिर्फ गुड पे ही था, गुड्स पर था और टैरिफ पर था। लेकिन WTO जो कवर करता था, गुड्स को भी कवर करता था, सर्विसेज को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज वेल एज ट्रेड फैसिलिटेशन भी ये देता था। क्योंकि ये गुड्स पे फोकस करता था, ये सर्विसेज पे भी करता था, साथ साथ गुड्स के। ये टैरिफ्स पे करता था, ये नॉन टैरिफ पे भी करता है। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स पे भी ये काम करता है, ये उसको भी एलिमिनेट करता है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी मैंने समझाया था कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसे राइट्स होते हैं, जैसे कि ब्रांड नेम हो गया आपका कोई, या किसी तरह का आपका कोई आर्ट वर्क हो गया, या किसी तरह का और आपका कोई लाइसेंस जैसे होता, तो वो उस चीज को वो प्रोटेक्ट करता है WTO, ताकि कोई आपका ब्रांड नेम कॉपी ना कर ले, ट्रेडमार्क कॉपी ना कर ले। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, गैट वाज स्टार्टेड विद 23 फाउंडिंग मेंबर्स एंड इट्स मेंबरशिप इवॉल्व्ड ओवर टाइम। जब गैट स्टार्ट हुआ तो इसके 23 मेंबर्स थे, 23 मेंबर्स के साथ ही ये स्टार्ट हुआ, और ओवर द टाइम इसके मेंबर्स बढ़ते गए। WTO वहाँ जो है 124 मेंबर कंट्रीज के साथ स्टार्ट हुआ था, और वो ग्लोबली मेजोरिटी में जो है, ज़्यादातर ग्लोबल लेवल पर मेजोरिटी पे है वो मेंबर कंट्रीज सारी। और जब गैट जो है खत्म हो गया था, तब उसकी 124 कंट्रीज बन गई थी। 23 के साथ ये स्टार्ट हुआ था, 124 के साथ ये खत्म हुआ कि ओवर द टाइम इसके मेंबर्स जब बढ़ते गए तो 124 तक पहुंच चुके थे। वही 124 मेंबर के साथ WTO आगे स्टार्ट हो गया। इसके बाद है कि गैट में जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी ना, जो भी पार्टिसिपेट करती थी कंट्रीज, उसे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कहा जाता था, क्योंकि एग्रीमेंट्स जो होते थे गैट में। जबकि जो WTO है उसमें जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी, जो भी कंट्रीज हैं अभी भी पार्टिसिपेट करती हैं, उन्हें मेंबर नेशंस बोला जाता है। ये इनके मेंबर्स हैं। इट लैक्ड स्ट्रॉन्ग परमानेंट इंस्टीट्यूशनल
स्ट्रक्चर। यहाँ पे गैट में इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में कमी थी, स्ट्रॉन्ग नहीं था, परमानेंट भी नहीं था, क्योंकि एक एग्रीमेंट की फॉर्म में इसे जाना जाता है गैट को। जबकि डब्ल्यूटीओ एक फुल फ्लेज्ड वेल फर्निश्ड organization है. It provides a robust institutional framework for implementing and extending trade rules. इसमें strong institutional structure था, framework था इसका, और फिर आगे ट्रेड रूल्स भी इसके जो इम्प्लीमेंट हुए वो अच्छे से हुए और काफी एक्सटेंड हुए इसके रूल्स, मतलब रूल्स बढ़ाए गए। यहाँ गैट में वीक और स्लो था डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, जबकि डब्ल्यूटीओ में स्ट्रॉन्ग था डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता था वो कुछ कुछ के टाइम में जल्दी कर दिया जाता था, जबकि यहाँ पे लेट किया जाता था, जिसका इफेक्ट्स बाकी ट्रेड एग्रीमेंट्स पे भी पड़ता था। और फिर सारा जो ट्रेड का मैकेनिज्म, ट्रेड का जो सारा स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता था। यहाँ पे ट्रेड में सिर्फ ट्रेड में सिर्फ किया जाता था फोकस टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करने में, जबकि डब्ल्यूटीओ में बोथ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स पर ध्यान दिया जाता था। दोनों को रिड्यूस करने में डब्ल्यूटीओ ने वर्क किया। और टैरिफ यानी कि टैक्स से रिलेटेड बैरियर्स, और नॉन टैरिफ बैरियर्स मीन्स जो कि टैक्स से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रेड पर लगाई जाती हैं कि जैसे कि ये चीज़ या ये प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगा, या ये इतना परसेंटेज ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो आती हैं वो नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंडर आती हैं। देन डिसीजन मेकिंग इन गैट रिलाइड ऑन कंसेंसस अमंग मेंबर कंट्रीज। जितनी भी मेंबर कंट्रीज है, अगर उनका एक ही पॉइंट पे एग्री हो गए वो उस डिसीजन पे, तो वो डिसीजंस गैट में लिया जाएगा। लेकिन डब्ल्यूटीओ में जो था वो वोटिंग सिस्टम था, मेजोरिटी वोटिंग के बेस पर ही डिसीजंस को लिया जाता था। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि कौन 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 किस किस पोजीशन पर क्या क्या एक्टिविटीज करता है, क्या क्या डिसीजंस लेते हैं, कौन किसके अंडर है, कौन 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 सी एक्टिविटीज को रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये जो सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इसके अंडर आता है जनरल काउंसिल। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंडर जनरल काउंसिल काम करती है। जनरल काउंसिल के पार्ट्स हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी डीएसपी एंड टीपीआरबी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। और जनरल काउंसिल के अंडर जो तीन काउंसिल्स काम करती हैं वो है काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज एंड काउंसिल फॉर ट्रिप्स, यानी कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये जो डीएसपी है यानी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ये इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये हर तरह के डिस्प्यूट्स को सेटल करती है। और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ट्रेड में जितने भी पॉलिसीज बन रही हैं उनका रिव्यू करना इसका काम है। और ये जनरल काउंसिल का पार्ट है डीएसबी एंड टीपीआरबी। और जनरल काउंसिल के आगे जो तीन काउंसिल काम करती हैं वो गुड्स पे करती हैं, एक सर्विसेज पे और देन एक ट्रिप्स पे। ये तीनों पे फोकस करता है कौन, डब्ल्यूटीओ। जबकि गैट जो था वो सिर्फ गुड्स पे फोकस करता था। और ये सब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंडर है, क्योंकि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होती है टॉप मोस्ट इसमें बॉडी है जो कि डिसीजंस लेती है। चलिए अब स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ जो है हर 2 साल के बाद एक बार रखी जाती है, हु मीट्स एवरी 2 ईयर टू मेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस। जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग द ट्रेड एग्रीमेंट्स वो लिए जाते हैं इसमें। इस बॉडी में स्पेशली जो है इम्पोर्टेंट डिसीजंस ही लिए जाते हैं, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है। The ministerial conference hold the authority
to make the decisions on any aspects of all the multilateral agreements made under the WTO. मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स जितने भी इसमें लिए जाने उसके रिगार्डिंग इसने ही डिसीजंस लेने हैं। मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो बहुत सारे देश मिलकर लेते हैं। बहुत सारे देश मिलकर जो एग्रीमेंट्स लेते हैं उसमें डिसीजंस WTO ने लेना है और उसकी जो है उसकी उसकी मंजूरी होना ज़रूरी है कि क्या डिसीजंस लिए जाने हैं। इसी बॉडी के अंडर जब ये बैठेंगी मीटिंग में तो इसी के द्वारा लिए जाएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस और हर 2 साल में ये एक बार बैठते हैं, ये मीटिंग हेल्ड होती है। अब इस मीटिंग का और क्या है कि द कॉन्फ्रेंस इंक्लूड्स द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ WTO। जितने भी WTO के मेंबर हैं वो सारे यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। इट गिव्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल इट्स मेंबर। ये अपने सारे मेंबर्स को इक्वली ट्रीट करता है रिगार्डलेस ऑफ साइज ऑफ देयर इकोनॉमी और द शेयर इन द इंटरनेशनल ट्रेड। ये बिना ये जजमेंट किए कि किसी भी इकोनॉमी का क्या साइज है और किस इकोनॉमी का कितना शेयर इंटरनेशनल ट्रेड में है या कितना नहीं, मतलब यानी कि कितना कोई कंट्री ट्रेड कर रही है या कम कर रही है ज़्यादा कर रही है, वो देखे बिना ये हर एक कंट्री को इक्वली ट्रीट करता है, इक्वली रिप्रेजेंट करता है WTO इस मीटिंग में। एंड इट कैन बी थॉट ऑफ एज द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द WTO। ये एक लेजिस्लेटिव ब्रांच है, यानी कि ये रूल्स बना भी सकती है और रूल्स को बदल भी सकती हैं और रूल्स को रद्द भी कर सकते हैं। इनमें ये इस मीटिंग में ये मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस में ये पावर होती है। ये मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस जो है 12th कॉन्फ्रेंस थी जो 2021 में रखी गई थी कजाकिस्तान में, और जो 13th मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस है वो अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 26 से 29 के बीच फेब्रवरी में 2024 यानी कि 2 साल पहले ही ये रखी गई थी, क्योंकि 2 साल के बाद रखी जाती ना ये। तो ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का काम है कि इसमें एक तो ये 2 साल के बाद रखी जाती है, इसने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं और सभी कंट्रीज के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करना है इक्वली इसने, ठीक है। और इसके बाद जो अब डिसीजंस लेने के बाद इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो वह जनरल काउंसिल करती है, ठीक है। जनरल काउंसिल comprises representatives of all the member countries and acts as a representatives of the ministerial conference। जितने भी कंट्रीज WTO के मेंबर हैं वो सभी कंट्रीज के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इस मीटिंग इस काउंसिल में जो है इस काउंसिल में रिप्रेजेंट होते हैं। इस काउंसिल में जो है वो अपने आप मतलब कि इस काउंसिल में वो लिए जाते हैं, क्योंकि सबके अपने कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स तो नहीं आते लेकिन वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए होते हैं, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं जब भी जनरल काउंसिल रखी जाती है। व्हेन इट कम्स टू डेली ऑपरेशन its job is to carry out the implementations and monitoring function of WTO। तो इसका काम यही है कि डेली के ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करना और मॉनिटर करना। जो भी अब डिसीजंस तो लिए गए अब काम भी करना है उन पर, तो काम जो है ये जनरल काउंसिल देखती है। द जनरल काउंसिल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल काउंसिल्स और कमेटीज दैट फोकस ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक। आगे जितने भी फर्दर डिवाइड किए गए हैं तो कमेटीज या टॉपिक्स या जितने भी अपने अपने मैटर्स इश्यूज बनाए गए हैं, जितने भी आगे फर्दर डिवाइड की गई हैं एक्टिविटीज, वो सारा ही जनरल काउंसिल के काउंसिल जो है अपना अपना काम करती हैं। जैसे कि ये सच बॉडीज इंक्लूड द काउंसिल्स ऑन गुड्स, काउंसिल्स ऑन सर्विसेज, कमेटीज ऑन टेक्सटाइल अंडर द काउंसिल ऑन गुड्स। जैसे कि गुड्स के अंडर टेक्सटाइल काउंसिल बना दी गई। इस तरह से अपनी अपनी कैटेगरी के अंडर वो डिवाइड कर दिए जाते हैं एक्टिविटीज के बेस पर कि कौन कौन किस किस एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करेगा और वो कौन से हेड के अंडर आती है, ठीक है। ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में हो गया और ये जनरल काउंसिल के बारे में हो गया, और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंडर जनरल काउंसिल आती है। अभी जनरल काउंसिल में आगे 3 काउंसिल्स काम करती हैं। काउंसिल्स फॉर ट्रेड इन गुड्स,
द काउंसिल ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड काउंसिल फॉर ट्रेड सर्विसेज। ठीक है, द काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स जो है इट ओवरसीज अबाउट 12 कमेटीज, ईच ऑफ देम हैज सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये 12 कमेटीज हैं, इनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और सारी की सारी कमेटीज जो हैं उसमें मेंबर्स जो WTO के ही होते हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो होते हैं। और ये सारी कमेटीज जो है चेयरमैन के द्वारा भी की जाती हैं, कि कौन सी कमेटी बनेगी, ये सारी चेयरमैन के द्वारा बनाई जाती हैं। ये काउंसिल फॉर गुड इन ट्रेड्स में, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स में आती हैं, कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, कमेटी ऑन एंटी डंपिंग प्रैक्टिसेस। यानी कि इन कमेटीज का मेन पर्पस क्या होता है, इन सेक्टर्स पर ध्यान देना, इन सेक्टर्स से रिलेटेड जितने भी काम इश्यूज या कोई भी चीजें हैं इन्होंने देखनी है, इम्प्लीमेंटेशन करना, उनके ऑपरेशंस देखना है, उनका मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना है जनरल काउंसिल को। फिर जनरल काउंसिल रिपोर्ट करता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, जब भी वो रखी जाएगी। इस तरह से ये काम चलता है ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, किसी तरह का फ्रॉड ना हो, इजली जो है ट्रेड ओपनली हो सके, किसी तरह की किसी भी चीज में रिस्ट्रिक्शंस ना आ जाए। अगर कोई भी डिस्प्यूट्स या किसी भी तरह के कोई ऐसे मैटर्स या इश्यूज उठ जाते हैं तो वो रिपोर्ट किए जाते हैं फर्दर उसकी अपर बॉडीज को, सो दैट वो रिजोल्व कर दिए जाएं। अब ये एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट्स बने हैं या एंटी डंपिंग प्रैक्टिसेस या कस्टम वैल्यूएशन, यानी कि जो भी ऑफिस का वर्क होता है, जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, सेफ गार्ड से रिलेटेड, ट्रेड और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मेजर्स, इस सब पे जो है ना ये कमेटीज जो हैं अपने अपने काम करती हैं। ठीक है, ये रूल्स ऑफ ओरिजिन होता है कि यहाँ जहाँ पे भी गुड्स बनी है, जहाँ पे भी चीज़ें बनी है जिस कंट्री में, उसी के रिलेटेड ही जो है उनका नाम जिस कंट्री में गुड्स बनी है उसी से बिलोंग करनी चाहिए, कोई और कंट्री उसको अपना नाम ना दे दे। तो इस तरह के रूल्स जो होते हैं फॉलो किए जाएं। मार्केट असेस, हर तरह की जो चीज़ें हैं हर तरह की मार्केट में पहुंचे, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मार्केट असेस कर ही नहीं पा रही। इंपोर्ट लाइसेंसिंग से रिलेटेड, ये हर ट्रेड फैसिलिटेशन देना, ये हर चीज़ की अपनी अपनी कमेटीज आगे फर्दर बनी गई हैं, बनाई गई हैं। द काउंसिल्स ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये काउंसिल जो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। इसका इट प्रमोट्स द ट्रेड एस्पेक्ट्स, इससे जो है ट्रेड प्रमोट होता है। द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग द ट्रिप्स काउंसिल्स एंड WTO कोलैबोरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोवाइडेड बाय हिम। इस तरह से क्या होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री की सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। वो एक दूसरे के साथ कोलैब करते हैं कि हम एक दूसरे की प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट नहीं करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वही राइट्स होते हैं जैसे कि पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स, ट्रेडमार्क, क्योंकि ये सारे वो राइट्स होते हैं जो कि जिस भी इंसान ने वो चीज़ बनाई होती है, ये उसके राइट्स होते हैं कि कोई कॉपी ना कर ले इन पर। जिसने ये इन्वेंशंस की होती हैं उसके राइट्स होते हैं, जिसने वो लोगो सिंबल या आर्ट वर्क किया होता है उसके राइट्स, जिसने जो भी जिस तरह की टेक्नोलॉजी क्रिएट की है वो उसी के राइट्स होते हैं। वो उसी को ही जो है उसी के राइट्स होते हैं। अगर कोई उस राइट्स को कॉपी करे या किसी भी तरह से अ, उस राइट्स को गलत मिसयूज करे उनका, तो फिर पेनल्टीज बनती हैं, बनाई जाती हैं जो WTO के द्वारा वो इन पर लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये काउंसिल्स स्पेशली इस राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, इस राइट्स के लिए है। और ये काउंसिल स्पेशली गुड्स के लिए है, और काउंसिल फॉर ट्रेड सर्विसेज भी है आगे। दिस काउंसिल इज डायरेक्टेड बाय द जनरल काउंसिल, ये भी जनरल काउंसिल के द्वारा ही डायरेक्ट की जाती है। विच ओवरसीज द ऑपरेशन ऑफ जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, यानी कि जनरल एग्रीमेंट्स GATS, यानी जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। इसी पे जनरल एग्रीमेंट्स पे इसका ऑपरेशंस जो है होता है, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, किसी भी तरह की एजुकेशनल हेल्थ सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज,
सर्विसेज का भी तो ट्रेड होता है ना, वो भी तो फॉरेन में ट्रेड होगा ना, सर्विसेज का भी। अगर गुड्स का होता है तो फॉरेन में सर्विसेज का भी ट्रेड होगा। तो ये सारी सर्विसेज, गुड्स और इन राइट्स को ऑपरेट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए और इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए ये काउंसिल्स हैं। डिस्प्यूट, देन आ जाता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अभी ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है, इट इज ए पार्ट ऑफ द जनरल काउंसिल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स। जितने भी मेंबर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स अराइज होंगे, वो डब्ल्यूटीओ जो है आप बैठ के डब्ल्यूटीओ की मीटिंग में बैठेंगे, वो रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। और अगर इस मीटिंग में कुछ ना रिजॉल्व हो सके तो वो अपनी अपील जो है दोबारा दे सकते हैं कि उस डिसीजंस के रिगार्डिंग जो भी उस डिस्प्यूट सेटलमेंट के दौरान लिए गए हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, देयर इज ऑल्सो एन एपीलेट बॉडी, यानी कि ये एपीलेट बॉडी भी है, यानी कि वेयर मेंबर स्टेट कैन अपील एनी डिसीजंस मेड अगेंस्ट देम ड्यूरिंग द डिस्प्यूट सेटलमेंट। यानी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट के दौरान जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं, अगर वो कोई भी डिसीजंस नहीं किसी भी कंट्री के फेवर में नहीं है, तो वो दोबारा से उसको अपील कर सकता है और ये दोबारा से उस पर रिव्यू करके उन डिस्प्यूट्स को सेटल कर देती है। ठीक है। और आगे है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ये बॉडी भी जो है जनरल काउंसिल का पार्ट है और रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिव्यूइंग द ट्रेड पॉलिसी ऑफ मेंबर स्टेट्स की। जितने भी मेंबर स्टेट की अपनी अपनी जिस भी मेंबर स्टेट ने अपनी अपनी पॉलिसीज बनाई हैं, ट्रेड के रिगार्डिंग लॉज बनाए हैं, तो वो सारी रिव्यू की जाती हैं इस बॉडी के द्वारा डब्ल्यूटीओ में। तो डब्ल्यूटीओ में जब ये रिव्यू की जाती हैं, क्योंकि सारी की सारी पॉलिसीज तो रिव्यू करना है, कभी कभी पॉलिसीज में चेंज करना पड़ सकता है, चेंज करने के पर्पस में, या किसी तरह की कोई एडिशंस करनी है, या कोई ऐड नई जो है पॉलिसीज, नए रूल्स बनाने हैं। क्योंकि अगर ये पॉलिसीज रिव्यू होती रहीं, तभी तो आगे जाके ट्रेड जो है ओपनली हो पाएगा और किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी ट्रेड में। अब चीजें कई बना दी गई हैं, पॉलिसीज बना दी गई हैं, उन पॉलिसीज को भी रिव्यू करना कि वो कब बनाई गई थी, वो ठीक से चल रही हैं, वो ठीक से काम हो रहा है। तो ये इसका यही पर्पस होता है कि अपने लॉज और पॉलिसीज को चेंज कर सके उसमें। और this is the part of the monitoring function of WTO and it helps the WTO to adapt the economic changing economic landscape। इस तरह से WTO में जो भी चेंजेस, इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो WTO उनको अडेप्ट कर लेता है। ये इसमें हेल्प हो जाती है इन पॉलिसीज को रिव्यू करने से। डब्ल्यूटीओ को हेल्प मिलती है कि वो इकोनॉमिक में जितने भी इकोनॉमी में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसको अडेप्ट कर सके। और ये इसका स्ट्रक्चर था डब्ल्यूटीओ का। आपने देखा कि कैसे जनरल काउंसिल है, कैसे मिनिस्ट्रल काउंसिल काम करती है, डिसीजंस लेती है, और जनरल काउंसिल डे टू डे ऑपरेशंस देखती है। उसके बाद डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, फिर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी टीपीआरबी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी डीएसबी, और जो है जनरल काउंसिल में 3 आती हैं काउंसिल, ट्रेड फॉर गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज एंड काउंसिल फॉर ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इनके अपने अपने आगे फर्दर एक्टिविटीज डिवाइड कर दी जाती हैं और ये अपना अपना काम करते हैं। इस तरह से डब्ल्यूटी की सारी फंक्शनिंग स्ट्रक्चर है, काम होता है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। और इसमें आपको फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसमें रिप्लाई करेंगे। मैं कोई ना कोई आगे वीडियो भी बना दूंगी मैं, अगर किसी तरह के कोई डाउट्स हैं तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टिल देन टेक केयर।